Hello students and friends, welcome back to the series of video classes for the subject of physics, and today we are back with the next lecture, that is the lecture number 1 for the chapter 3rd of our NCERT book. Chapter 3rd belongs to the second unit of our physics syllabus for class 11th. Second unit is for kinematics. The name of the second unit is kinematics, and the chapter we are going to start is motion in one dimension. So, what is kinematics and what all we are going to study in this unit? इस सब चीजों के बारे में बेटा आज हम अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास रखेंगे इस चैप्टर के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को आज टॉपिक के साथ, एंड टॉपिक इज फर्स्ट हेडिंग इज मैकेनिक्स। फर्स्ट हेडिंग इज मैकेनिक्स। नाउ व्हाट इज मैकेनिक्स? बेटा आज से हम अपने फिजिक्स में मैकेनिक्स का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, द कॉजेज ऑफ मोशन एंड द इफेक्ट्स ऑफ मोशन। ये सब चीजें हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मैकेनिक्स में? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, the cause of motion. There can be more than one cause. Okay, so causes of motion and effects of motion. This all we are going to study under the heading of mechanics. ये mechanics में हम लोग पढ़ते हैं। Okay, and आगे अगर आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, बेसिकली वहां पर इन्हीं टॉपिक्स की डिटेल्ड स्टडी कराई जाती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। ओके, सो मैकेनिक्स में भी हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। अभी जो दो मेजर सेक्शंस होंगे हमारी स्टडी के मैकेनिक्स में, वो क्या है? दो सेक्शंस कैन बी कंसीडर्ड एज काइनेमेटिक्स एंड द अदर वन इज डायनामिक्स। अदर वन इज डायनामिक्स। ओके, now what is kinematic and what is dynamic? Kinematic is the branch of physics in which we study motion without going into the details of the causes of motion. Okay, जब आप मोशन की स्टडी करोगे लेकिन आपको ये नहीं देखना है कि मोशन क्यों हो रहा है, we are not going to study the reason behind the motion. So it means we are studying kinematics, and if we are studying motion along with the causes of motion, आप मोशन को पढ़ रहे हैं, मोशन की स्टडी कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि मोशन क्यों हो रहा है, then we are studying dynamics. उसको हम डायनामिक्स बोलते हैं। ठीक है, सो आप कह सकते हो अगर सिर्फ और सिर्फ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ना है तो काइनेमेटिक्स, और यही हमारा यूनिट सेकंड होगा which we are going to start from today onwards. ओके, और अगर आप मोशन विद कॉज कर रहे हो देन डायनामिक्स, और ये कंप्लीट पैकेज आ जाता है मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, दिस कंप्लीट पैकेज इज अंडर द हेडिंग ऑफ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के दो पार्ट है, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। अगर आपको सिर्फ मोशन की स्टडी करनी है विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स फॉर द कॉजेस ऑफ मोशन, देन वी आर स्टडीइंग काइनेमेटिक्स, एंड इफ वी आर स्टडीइंग मोशन अलोंग विद द कॉजेस ऑफ मोशन एंड इट्स इफेक्ट्स, देन वी आर स्टडीइंग डायनामिक्स। ओके, so ये हमारा हुआ मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। सेकंड यूनिट, the name of the unit is kinematics, and we should all know what is kinematics. Okay, kinematics में आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं that is chapter 3rd of our syllabus, and the name of the chapter is chapter 3rd, motion in one dimension. This we are going to study. मोशन इन वन डायमेंशन, इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं इसको। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज स्ट्रेट लाइन मोशन और रेक्टिलिनियर। वी कैन आल्सो कॉल इट एज रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो बेटा काइनेमेटिक्स में जो चैप्टर 3rd हम करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, उसमें
ऑब्जेक्ट्स सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेंगे। जिन टॉपिक्स पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन टॉपिक्स में, इस चैप्टर के अंदर उन टॉपिक्स में आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे ही मूव कर रहा होगा, बिकॉज द नेम ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ सजेस्ट दिस, मोशन इन वन डायमेंशन, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर थर्ड, दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन अंडर द हेडिंग ऑफ काइनेमैटिक्स। So we are starting motion in one dimension, that is the chapter third of our syllabus from the class 11 physics. Motion in one dimension, this is the name of the chapter. And the first thing we are going to understand, we are going to learn is about rest and motion. What is rest and what is motion? Rest and motion. स्टूडेंट्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज मोशन या व्हाट इज रेस्ट, हाउ विल यू आंसर दिस क्वेश्चन? कैसे आंसर करेंगे आप इस क्वेश्चन को? मोशन क्या होता है? नॉर्मली हम बोलते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन देन इट इज सेड टू बी इन मोशन, ये बोल सकते हैं ना। एंड व्हाट इज रेस्ट? इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट, आप ये बोल सकते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन हमारे लिए इनकम्प्लीट है, मीनिंगलेस है, ठीक है? क्यों मीनिंगलेस है? इट इज बिकॉज रेस्ट एंड मोशन, ये दो टर्म्स हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। फर्स्ट थिंग टू बी लर्न हियर इज दीस टर्म्स आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स, दे आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है सिर्फ मोशन कह देना किसी चीज के लिए कि एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, इट इज नॉट सफिशिएंट। क्यों सफिशिएंट नहीं है? अभी एक एग्जांपल लेंगे, वहां से आपको समझ में आएगा, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने मोशन में बताया है वो किसी और के अकॉर्डिंग रेस्ट पर दिखाई दे रहा हो, वो कोई और उसको रेस्ट पर ऑब्जर्व कर रहा हो, इट इज वेरी मच पॉसिबल। और जिस ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट पर समझते हैं, इट मे बी कि कोई और दूसरा ऑब्जर्वर उसको देखे तो उसको मोशन में वो नजर आ जाए, इट इज पॉसिबल। That is why we say rest and motion, they are not absolute terms, but they are relative terms. These are relative terms. ये relative terms हैं। Relative मतलब ये किसी चीज पर डिपेंड करते हैं, यानी डेफिनेशन कंप्लीट करने के लिए ये किसी चीज पर डिपेंड करते हैं। किस चीज पर डिपेंड करते हैं वो अभी हम देखेंगे, किस चीज पर डिपेंड करते हैं वो देखेंगे अभी हम, ठीक है? First we will consider an example to understand rest and motion and why they are not absolute and why we consider them as relative terms. एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारा, सपोज देयर इज अ ट्रेन, हम ट्रेन का एक ही कंपार्टमेंट बनाएंगे, दिस इज द कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन, ओके? और इस ट्रेन में द ट्रेन इज मूविंग along this direction, ट्रेन अभी इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है? इस ट्रेन के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है, यहां इस कॉर्नर में एक बॉक्स रखा हुआ है और इस बॉक्स में कीमती सामान है और उस सामान की सिक्योरिटी के लिए एक सिक्योरिटी पर्सन यहां खड़ा हुआ है। लेट दिस मैन बी बी, ये बी है, एक आदमी खड़ा है यहां पर बी, ठीक है? फॉर द सिक्योरिटी पर्पस ऑफ दिस बॉक्स। और एक और ऑब्जर्वर है ए, वो यहां से सब चीजों को देख रहा है, ठीक है? वो यहां से देख रहा है कि किस तरह से ऐसे ट्रेन इस बॉक्स को लेकर जा रही है। मे बी ही इज अ थीफ एंड प्लानिंग टू रॉब अवे ऑल द थिंग्स, ठीक है? तो अभी क्या हो रहा है? अगर अभी हमसे पूछा जाए कि बॉक्स मोशन में है या रेस्ट में है, तो व्हाट विल बी आवर आंसर? या हमसे नहीं पूछ रहे, हम ए से भी पूछेंगे और बी से भी पूछेंगे। अगर अभी ए और बी से पूछा जाए कि बॉक्स रेस्ट पर है कि मोशन में है, तो इनके आंसर क्या होंगे? अकॉर्डिंग टू ए, अभी क्या हो रहा है? ए के अकॉर्डिंग देखना है आपको। अकॉर्डिंग टू ए, ये ट्रेन जा रही है, दिस ट्रेन इज मूविंग, सो अलोंग विद द ट्रेन बॉक्स इज आल्सो मूविंग, सो हाउ विल ए रिकॉर्ड द आंसर? ए कैसे रिकॉर्ड करेगा आपको?
बॉक्स इज इन मोशन, ये तो यही बोलेगा ना, बॉक्स इज इन मोशन। तो अकॉर्डिंग टू ए बॉक्स इज इन मोशन, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू बी, और अकॉर्डिंग की जगह आप लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के अकॉर्डिंग, ओके। विद रिस्पेक्ट टू बी, अकॉर्डिंग की जगह मैंने लिख दिया है विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के अकॉर्डिंग, देखो बी के अकॉर्डिंग ये कंपार्टमेंट के अंदर है, और इसके अकॉर्डिंग बॉक्स जहां रखा है वहीं रखा रहेगा, ये ट्रेन कहीं भी चली जाए, यही हो रहा है ना बी के अकॉर्डिंग। ट्रेन कहीं भी चली जाए, इसको क्या देखना है कि बॉक्स वहीं रखा रहना चाहिए, इसीलिए तो उसको खड़ा किया वहां पर, उसकी ड्यूटी यही है कि इसे ऑब्जर्व करना है कि बॉक्स यहां से कहीं ना चला जाए, ठीक है। तो और वो ये देख भी रहा है, ही इज ऑब्जर्विंग द सेम थिंग कि बॉक्स जहां पर था कंपार्टमेंट के अंदर, जिस जगह पर था वो उसी जगह पर है। तो बी का आंसर क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू बी बॉक्स इज एट रेस्ट। नाउ द सेम बॉक्स, the same box A, in according to A the box is in motion, but according to B, yeah, with respect to B the box is at rest. Same box, two answers and two different answers, two opposite answers. एक बोल रहा है रेस्ट पर, एक बोल रहा है मोशन में। Who is wrong? A गलत है या B गलत है, आपको डिसाइड करना है। Who is wrong? सोच लो। They both are correct with respect to their surroundings. These are the important words here. They both are correct with respect to their surroundings. अपने surroundings के अकॉर्डिंग ये दोनों ही ठीक हैं। अब यहां से हम एक चीज सीखने वाले हैं इस चैप्टर के लिए, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाएगा हमारा। क्या सीखेंगे भी देखते हैं। They both are correct with respect to their surroundings. ठीक है, दोनों सही हैं। अब सराउंडिंग्स क्या है, ए ने आंसर दिया अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग। वो कहां पर खड़ा है, वो खड़ा है प्लेटफॉर्म पर, उसके सराउंडिंग्स है प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंगली उसने ऑब्जर्व किया, तो इज ऑब्जर्विंग कि ट्रेन के साथ साथ बॉक्स भी मूव कर रहा है। ये तो ऑब्जर्व कर रहा है वो कि ट्रेन के साथ साथ बॉक्स भी मूव कर रहा है, ठीक है। सो ए इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओन सराउंडिंग्स। एंड बी, बी के सराउंडिंग्स क्या है, बी के सराउंडिंग्स हैं सिर्फ ये कंपार्टमेंट, ओनली दिस कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट के बाहर क्या है उसे कुछ नहीं पता, कंपार्टमेंट के बाहर वो कुछ नहीं जानता, ठीक है। उसके सराउंडिंग है सिर्फ ये कंपार्टमेंट, और इस कंपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली बॉक्स रेस्ट पर है, द बॉक्स इज एट रेस्ट। तो क्योंकि बी खुद इस कंपार्टमेंट में है, तो वो आंसर दे रहा है बॉक्स इज एट रेस्ट। वो अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग आंसर दे रहा है, ठीक है। तो यहां से हम अगर रेस्ट ऑफ मोशन को डिफाइन करें, पहले इनको डिफाइन कर लेते हैं, तो किस तरह से करेंगे वो देखते हैं, ओके। रेस्ट ऑफ मोशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। A body is said to be at rest if it does not changes its position with respect to its surrounding with the passage of time. Time is important here, okay. कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर कहा जाएगा अगर वो अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, ये सराउंडिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है एज द टाइम पासेस ओवर, ठीक है। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट पर, तो उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन with respect to its surrounding with the passage of time, then the object is said to be in motion with respect to that surrounding, okay. तो it means रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें सराउंडिंग्स बताने पड़ेंगे कि हमारे सराउंडिंग्स क्या हैं, ओके। वी हैव टू नोट डाउन द सराउंडिंग्स। ये वो क्वेश्चन मार्क था जो मैंने लगाया कि किसके रिलेटिव हम पढ़ते हैं, सराउंडिंग्स के रिलेटिव। And the more appropriate term for surrounding is frame of reference, या reference frame भी कह सकते हैं। Frame of reference is the appropriate term to be used in place of surrounding, okay। surrounding word हम यूज नहीं करेंगे अपनी फिजिक्स की क्लासेस में, आगे से हम reference frame या frame of reference बोलेंगे, ठीक है। Means observer A
के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है प्लेटफॉर्म, एंड ऑब्जर्वर बी के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है सिर्फ ये कंपार्टमेंट जिसके अंदर वो खुद खड़ा है और बॉक्स भी रखा हुआ है। ठीक है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट द सराउंडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड whether it is in motion or at rest. An object is observed. ठीक है, जिन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, वही सराउंडिंग्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। ठीक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक चीज और करनी होगी अभी हमें, अभी थोड़ा डिटेल से देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। क्या करना होगा? फिजिक्स के क्वेश्चंस जब आप करोगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है हमारा, हम किस चीज को एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करते हैं व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द चैप्टर या फिजिक्स में कहेंगे। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा होगा एक्स वाई जेड एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स वाई जेड एक्सिस, आप ग्राफ बनाते थे ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ ग्राफ बनाते थे 10th क्लास में। ठीक है, एक्चुअली डायरेक्शंस 3 होते हैं, दिस वी ऑल नो। 3 डायरेक्शंस होते हैं, एक डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ होता है, दूसरा डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ होता है और तीसरा डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ होता है। ऑल दीस 3 डायरेक्शंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यही ग्राफ होगा जिसमें एक्स वाई जेड 3 एक्सिस 3 अलग अलग डायरेक्शंस को शो करते हैं, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ अगर टाइम मेजर करना है तो हमें एक क्लॉक को फिक्स कर देना होगा। सो दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम comprising of x axis, y axis and z axis along with a clock fixed with this system is known as frame of reference या reference frame। इसी को हम यूज करते हैं अपने फिजिक्स के क्वेश्चंस को या न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, स्पेशली इन द चैप्टर ऑफ मैकेनिक्स। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ आया कि इसमें आपको क्या फिक्स करना है, एक क्लॉक भी फिक्स करना है। ठीक, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब भी आप बनाएंगे इट विल बी एक्स एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस इधर बनाएंगे लाइक दिस। तो इट इज अ 3 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया है। एक डायमेंशन x एक्सिस की तरफ है, दूसरा y एक्सिस की तरफ है और तीसरा z एक्सिस की तरफ है। दीज आर द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तीनों डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। कुछ इस तरह से होंगे, अगर हम आपको दिखाएं, सपोज ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, देन दिस इज z एक्सिस, कुछ ऐसा हो जाएगा ये सिस्टम। ओके, रेड मार्कर की साइड पर x एक्सिस होगा, ब्लैक मार्कर की साइड पर y एक्सिस होगा, पॉजिटिव डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं हम सभी एक्सिस की, और ग्रीन मार्कर के डायरेक्शन में, मतलब आपकी साइड अभी जो जा रहा है वो z एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। ओके, नेगेटिव डायरेक्शन इनके सबके अपोजिट हो जाएंगे। ठीक, तो जहां पर ये तीनों एक्सिस मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट। वो पॉइंट होता है ओरिजिन। दिस पॉइंट इज ओरिजिन, ये ओरिजिन पॉइंट है। ओके, ओरिजिन क्या होता है? किसी भी रेफरेंस फ्रेम में एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट जहां से आपको सारे ऑब्जर्वेशंस लेने होंगे, दैट इज नोन एज ओरिजिन। उसी को हम ओरिजिन कहते हैं। सो ओरिजिन इज अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ रेफरेंस फ्रेम। ये मेरा रेफरेंस फ्रेम है और ये इसके अंदर ओरिजिन है, विच इज अ फिक्स्ड पॉइंट इन दिस फ्रेम, जहां से मेरे को सारे मेजरमेंट्स लेने होंगे। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, उसके अंदर एक क्लॉक फिक्स करा लिया। ओरिजिन किसे कहते हैं, सब हो गया। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, ये सब आपको याद होनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं पता होंगी तो मोशन के चैप्टर में आगे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो इसीलिए नहीं कर पाते हम, क्योंकि हमको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता ही नहीं होते। ठीक है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो वो क्वेश्चन भी इजी होंगे जिनको हम डिफिकल्ट कैटेगरी में रखते हैं। सो यहां से आप कुछ कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कुछ डेफिनेशंस कॉपी करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके उनको डेफिनेशंस को भी कॉपी करा करो, और बल्कि आपको नोट्स तो बनाने ही है, तो प्लीज मेंटेन योर प्रॉपर नोट्स। ठीक है, कॉपी कर ले ऐसे जो भी करना है, देन वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, के ये रिलेटिव टर्म्स हैं, ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत क्यों होगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अबाउट द काइंड्स ऑफ मोशन या टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है,
टाइप्स ऑफ मोशन को हम पढ़ेंगे और उसमें भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प से ही उसको पढ़ेंगे। अभी हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या सीखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम है जिसको हम ग्राफ भी कह सकते हैं और जो हमें 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस दिखाता है। ठीक है, these three are the mutually perpendicular directions, x axis, y axis and z axis। बेटा अगर आपको इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना है ना तो आप इसको ऐसे समझेंगे कि जिस भी रूम में या हॉल में अभी आप बैठकर पढ़ रहे हैं उस रूम का बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, यस जैसे आप बैठे, मैं भी अभी अपना एंगल वही कर लेता हूं। ठीक है, इस तरह से अगर आप बैठे हुए हैं तो व्हाट इज द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, ये लेफ्ट हैंड है, नीचे वाला कॉर्नर देखें अभी अपने रूम का, नीचे वाला कॉर्नर। ठीक है, दिस इज द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में जब आप जाएंगे तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर को ओरिजिन मानेंगे, दैट इज द ओरिजिन। ओके, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर इज द ओरिजिन। अब वो लाइन पे नजर दो जहां पर ये सामने वाली वॉल और फ्लोर मिलते हैं, वो लाइन हमारी बन जाती है एक्स एक्सिस। ठीक है, इसी तरह से एक लाइन होगी जहां पर आपके लेफ्ट हैंड साइड वाली वॉल और ये सामने वाली वॉल मिलती हैं, दैट लाइन इज नथिंग बट वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर होता है, नेगेटिव डायरेक्शन नीचे होता है। यही करते थे ना ग्राफ में। ठीक है, जब आप सिर्फ 2 एक्सिस बनाते थे अपने ग्राफ में, x पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, y पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, यही करते थे ना। ठीक है, सो दिस इज y एक्सिस एंड व्हाट इज z एक्सिस। z एक्सिस जहां पर जिस लाइन पर आपका ये फ्लोर, जिस फ्लोर पे आप बैठे हुए हैं, फ्लोर और ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वॉल जो मिलती है ना जिस लाइन पर, वो लाइन ही हमारा z एक्सिस है। और z एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ये होगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऐसे चला जाएगा इस दीवार के अंदर, मतलब इसके पीछे वाले रूम में चला जाएगा z एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, सो अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो दिमाग में कि कैसे 3 डायमेंशनली चीजों को सोचना है, हमेशा इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं कि जिस भी रूम में या हॉल में आप बैठे हैं, बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर इज द ओरिजिन, देन x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये पूरा स्पेस आपके लिए 3 डायमेंशनल स्पेस अवेलेबल है चीजों को सोचने और समझने के लिए। ठीक है, इसी स्पेस में अगर आप एक क्लॉक लगा दें, उस क्लॉक के साथ ये स्पेस हमारा बन जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद अब टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन देखते हैं। कैटेगरीज ऑफ मोशन भी कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन या काइंड्स ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। मोशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज, मोशन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, and 3 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। ओके, ऐसे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं लाइक दिस। अब कैसे डिफाइन करेंगे आप इसको? डिफाइन करने का तरीका है 1 डायमेंशनल मोशन उस मोशन को कहेंगे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट रखते हो। ठीक है, इफ ओनली वन ऑफ द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट किसे बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं x y z। अगर आप कोई पॉइंट मार्क करते थे अपने ग्राफ पर, सपोज 1 2, ये 1 2 3, ये पॉइंट क्या है 2 3, ये कोऑर्डिनेट्स होते थे ना, दिस इज द x कोऑर्डिनेट, दिस इज द y कोऑर्डिनेट। तो यहां पर 3 डायमेंशनल हो गई ये चीजें, तो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं x y and z, वी आर हैविंग 3 कोऑर्डिनेट्स। ओके, 3 कोऑर्डिनेट्स मतलब वो 3 डायरेक्शंस जो हैं। ठीक, तो कोऑर्डिनेट्स यू शुड ऑल नो। So if to describe the motion of an object we need only one coordinate, सिर्फ तीनों में से किसी एक कोऑर्डिनेट की जरूरत अगर हो, then the motion is said to be 1 dimensional motion। फिर हम इस मोशन को 1 dimensional motion बोलते हैं। ओके, and if we need at least 2 coordinates, कम से कम 2 coordinates की जरूरत हो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, then the motion of the object is said to be 2 dimensional object। okay, and the last one, if all the 3 coordinates are required to describe the motion of an object, then the motion of the object is said to be 3 dimensional motion। एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल से चीजें अच्छे से समझ में आती है ना। एग्जांपल्स करते हैं। 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल हो सकता है एक ट्रेन जो स्ट्रेट ट्रैक पर जाती है, ट्रेन के ट्रैक्स नॉर्मली स्ट्रेट होते हैं ना, ट्रेन का मोशन ऑन स्ट्रेट ट्रैक,
दिस इज एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। ये वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल होगा, ठीक है। सपोज आई एम हैविंग अ ट्रैक लाइक दिस अलोंग एक्स एक्सिस, ये मेरे ट्रेन का ट्रैक है और इस ट्रैक के ऊपर जो ट्रेन जा रही है चुकर चुकर चुक चुक, वो ट्रेन स्ट्रेट लाइन पर जाएगी ना। द ट्रेन इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, अलोंग द स्ट्रेट पाथ, सो दिस मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन को आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हो, रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हो। ओके, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर वर्ड का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं। ओके, नाउ द सेकंड वन, एग्जांपल फॉर द टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, सपोज हमारे फ्लोर पर अगर कोई स्ट्रेट लाइन में जाए तो स्ट्रेट लाइन मोशन, लेकिन इस फ्लोर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमने लग जाए, सर्कल में रहेगा वो फ्लोर पर ही। सपोज आई एम हैविंग अ बॉल और समहाउ मैंने उस बॉल को सर्कुलर मोशन दे दिया इसी फ्लोर पर, वो बॉल फ्लोर को नहीं छोड़ेगी, इट इज ऑलवेज इन कांटेक्ट विद द फ्लोर, लेकिन वो सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। या कोई कार है जो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, रहेगी तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ही, बट इट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। इस तरह के मोशंस टू डायमेंशनल मोशन होते हैं, मींस ये स्ट्रेट लाइन पर नहीं होते, दे आर ऑन अ प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, हमारा फ्लोर जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस है, तो दे आर इन अ प्लेन, रहेंगे एक प्लेन में ही, बट स्ट्रेट लाइन पर नहीं जाएंगे, कर्व्ड पाथ पे जाएंगे, ठीक है। ये है यहां पर मेन पॉइंट, दे विल मूव इन अ प्लेन ऑन अ कर्व्ड पाथ। ऐसे मोशंस होते हैं हमारे टू डायमेंशनल मोशन। तो एग्जांपल हमारा हो गया कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर प्लेन ट्रैक, ओके, ये इसका एग्जांपल है, कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर प्लेन ट्रैक। जैसे स्नेक जाता है ना, स्नेक, उसका मोशन भी टू डायमेंशनल हो जाएगा, क्योंकि वो भी लहराता हुआ जाता है, स्ट्रेट लाइन पे कभी नहीं जाता, ठीक, रहता तो एक ही प्लेन पर है बट स्ट्रेट लाइन पर नहीं जाएगा, कर्व्ड पाथ पे जाता है, तो स्नेक का मोशन भी टू डायमेंशनल मोशन हो जाता है। ओके, नाउ द थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन में क्या होगा, थ्री डायमेंशनल, देखो वन डायमेंशनल मोशन में क्या था, चीजें स्ट्रेट लाइन पर थी, टू डायमेंशनल में क्या हुआ, रहा तो वो उसी प्लेन पर फ्लोर पे, लेकिन उसने स्ट्रेट लाइन को छोड़ दिया, कर्व पाथ पर आ गया, तो टू डायमेंशनल। अब थ्री डायमेंशनल में क्या होना है, अब वो इस प्लेन सरफेस को भी छोड़ देगा, ठीक है, कर्व्ड पाथ पे मूव करेगा और प्लेन को छोड़ देगा, मतलब इस फ्लोर से ऊपर उठना है। एग्जांपल इज काइट फ्लाइंग इन द स्काई। काइट कैसे चलती है, प्लेन सरफेस को छोड़ देती है, नीचे से ऊपर जा रही है और कर्व्ड पाथ पर मूव कर रही है, ठीक है। देन इट इज द एग्जांपल ऑफ थ्री डायमेंशनल मोशन, काइट फ्लाइंग। काइट फ्लाइंग एग्जांपल हो जाएगा आपका थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। लेकिन अगर काइट स्ट्रेट लाइन पर ही फ्लाई करने लगे तो वो यहां से यहां आ जाएगा वन डायमेंशनल मोशन में, याद रखिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर काइट फ्लाई कर रही है कर्व्ड पाथ पर और अपना प्लेन छोड़ दिया है उसने, ठीक है, प्लेन भी चेंज कर रही है वो, देन इट इज थ्री डायमेंशनल मोशन। ये होता है थ्री डायमेंशनल मोशन। इसमें हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी पोजीशन बताने के लिए, उसकी चेंजिंग पोजीशन बताने के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सो डेफिनेशन फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम, देन द मोशन इज वन डायमेंशनल मोशन। ये स्ट्रेट लाइन में होता है, इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हैं। If at least two coordinates are required to specify the change in position of the object with respect to the change in time, then it is said to be two-dimensional motion. Okay? और इसका एग्जांपल आपको मैंने बता दिया, कर्व्ड पाथ पर लेकिन एक ही प्लेन में होता रहेगा, ठीक। इसको मोशन इन अ प्लेन भी कह सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 4 ऑफ आवर सिलेबस, वो मोशन इन अ प्लेन ही है। नेक्स्ट चैप्टर यहां है, ओके। अभी जो आप चैप्टर पढ़ेंगे वो ये है, वन डायमेंशनल मोशन। याद करो हेडिंग, चैप्टर की हेडिंग है मोशन इन वन डायमेंशन। अभी जो आप चैप्टर पढ़ोगे वो यहां है, और नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 जो आप पढ़ोगे वो यहां से आएगा, ठीक। थ्री डायमेंशनल मोशन ये हम नहीं पढ़ेंगे अभी 11th क्लास में, तो नहीं करेंगे कम से कम इसकी डिटेल, बस इसके अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन बेस पर ही रहेगा ये आपके लिए। थ्री डायमेंशनल मोशन, इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द
passage of time, with respect to the time, then the motion of the object is said to be three-dimensional motion, and the example is kite flying in the sky on a curved path. Okay, तो बेटा ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है, ठीक। अब आगे जो हमारा इस चैप्टर में स्टडी रहेगा वो यहां से रहेगा, वन डायमेंशनल मोशन से रहेगा पूरा, इसी को पढ़ना है हमें डिटेल के साथ from the next lecture onwards. Okay, so with this we have completed our lecture today. इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ये खत्म होता है, एंड आई होप कि आपको आज के लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। बड़ा ही इंट्रोडक्टरी लेवल पर आज का हमारा लेक्चर था, क्योंकि आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, तो उसके बेसिक टॉपिक्स ही हमने लिए हैं, जिससे कि हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए इसके चैप्टर में, ठीक है। अब नए टॉपिक्स के लिए we will come back in the next lecture. So wish to see you in the next lecture. Till then, bye bye.